अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर 6 स्टार्ट करना है और उसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्क। स्टूडेंट्स, वर्क इज व्हाट? आप सोच रहे होंगे शायद मैं उसी वर्क की बात कर रहा हूँ जो कि आप मेंटली और फिजिकली करते हैं रोजाना के हिसाब से, और आपको ये लगता है कि आप बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ फिजिक्स दिस इज नॉट वर्क। देन व्हाट इज वर्क इन केस ऑफ फिजिक्स? Students, work is what actually? Work is done. Work काम कब होता है फिजिक्स की रो से? फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कब होता है? काम तब होता है स्टूडेंट्स जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद if I displaces that object, displaces का क्या मतलब है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को जहां वो पड़ा है उसके ऊपर फोर्स लगाते हुए उसे किसी नई जगह पे उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दें, हिला दें, यानी उसमें मोशन प्रोड्यूस कर दें। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसेस यानी जिस प्लेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा उससे किसी नए प्लेस पे उसे ले जाना, किसी नए प्लेस पे प्लेस कर देना। दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसेस। सो किस डायरेक्शन में? एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हुआ है, सपोज किया ये मार्कर्स है, मैंने इनके ऊपर इस डायरेक्शन पे स्टूडेंट्स फोर्स लगाया है, सो ये तमाम मार्कर्स किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए? एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या होगा? दैट विल बी अ वर्क डन, बिकॉज ये तमाम मार्कर्स मेरे फोर्स लगाने से, मेरे फोर्स लगाने की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जिसके लिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है, व्हिच वन? दिस वन। देखिए, सपोज किया कि हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा है कि ये है हमारे पास अर्थ, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा हुआ, बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ अर्थ के ऊपर स्टूडेंट्स। अब रेस्ट पे पड़े होने से क्या होगा कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, इसको मैं पुश करूंगा, तो आपको पता है यहां फ्रिक्शन पाया जाएगा। किसके दरमियान? इस ऑब्जेक्ट के दरमियान और अर्थ के सरफेस, दोनों के सरफेसेस के दरमियान क्या होगा? एक फ्रिक्शन पाया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऑब्वियसली मुझे इस फ्रिक्शंस के अगेंस्ट मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, इस फ्रिक्शंस के अगेंस्ट। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इस मैस को मैं डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन पाया जा रहा है किसकी डायरेक्शन में? इस फोर्स की डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई मैंने एरो ही फोर्स की डायरेक्शन में रखा है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? दैट इज नोन एज वर्क, ठीक है। अगेन आई रिपीट दैट, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, दोनों के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है। सो अगेंस्ट इस फ्रिक्शंस के अगेंस्ट मैं जब इस पे फोर्स लगाऊंगा टुवर्ड राइट साइड, तो क्या होगा जी? यहां पे ये अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, यानी ये वर्क करूंगा इसके ऊपर। दैट विल बी अ वर्क इज डन। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, हमारे पास डेली लाइफ के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखते आते हैं। लाइक अगर आप ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की बात करें, वो भी वर्क करते हैं। लाइक वो अपनी एनर्जी किससे लेते हैं? ऑब्वियसली फ्यूल से लेते हैं, पेट्रोल से लेते हैं, डीजल से लेते हैं, ठीक है। वहां से वो एक फोर्स गेन करते हैं, और फोर्स गेन करने से दे आर डिस्प्लेसेस थ्रू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कई हंड्रेड किलोमीटर्स तक वो डिस्प्लेस करते हैं। और इसी हिसाब से अगर आप घोड़े को चलते देखते हैं रोड्स के ऊपर, तो घोड़े के पीछे जो है कार्ट जो है उसके साथ बांधा होता है, तो घोड़ा क्या करता है? उसके ऊपर फोर्स लगाता है, एंड दैट कार्ट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। घोड़ा इसके ऊपर राइट साइड पे उसको पुश करता है अपनी तरफ, और कार्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दीज आर एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते आते हो, ठीक है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने तो कहा कि वर्क वो है ना कि व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और क्लियरिफाई कर दूं, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स
प्रोड्यूस मोशन। सो स्टूडेंट्स, ये अब मजीद क्लियरिफाई हो गया कि वर्क कब डन होगा अगर फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा। ये ना, अगर फोर्स की वजह से कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी के अंदर तो वर्क पे डन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अगर आप किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स को, वेरी वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट्स को आप पुश करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, जैसा कि मैं वॉल की एग्जांपल देता हूं, लोग कहता है मैं इस वॉल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना चाहता हूं, ठीक है, बट फोर्स लगाने के बावजूद इट्स सो मैसिव एंड सो हार्ड, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने की तो लगा रहा हूं, ठीक है, बट जो डिस्टेंस है, जो मोशन है, दैट इज जीरो। तो आपके पास वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। तो अगर आप वॉल के ऊपर फोर्स लगाने के बावजूद आपका ये वाला क्वांटिटी जीरो है, देन द होल वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। सो जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट जो है लाजमी डिस्प्लेस हो, ठीक है, अपनी जगह से लाजमी डिस्प्लेस हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप फोर्स लगाएं बट ड्यू टू वेरी वेरी मैसिव मैटर होने की वजह से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना करे। सो इन दैट केस हम क्या कहेंगे? उस केस में वर्क जीरो है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दिस इज कि वर्क इज डन। वर्क कब होता है? when an object produce, when a force produce motion। जब आपने बॉडी में फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ तो उस केस में हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दैट इज वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब वर्क को हम डिफरेंट तरह से, ये वर्क तो हमने स्टडी किया, ये वाला केस हमने स्टडी किया और ये वाला केस स्टडी किया जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, अर्थ के ऊपर है हमारा ऑब्जेक्ट। सो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या जब हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ हम लेफ्ट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला बनेगा और वर्क उस लिहाज से हम किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स चेक। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड आई पिक दिस ऑब्जेक्ट टू सम हाइट, ठीक है, मैंने इसको लेफ्ट करना है और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लाना चाहता हूं, इस जगह से मुझे यहां इसको लेकर आना है, ठीक है। अब क्या है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ से ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पे एक्ट होता है और उसे अर्थ के सेंटर की तरफ धकेलता है, उसे पुश करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैं अगर इस सब्जेक्ट को अर्थ के से ऊपर की तरफ पिक करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा जी? इसको जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी और मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा। अब इस ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। फोर्स लगाने से आई विल डिस्प्लेस दैट मास, इसको डिस्प्लेस करूंगा टू सम हाइट एच, टू सम हाइट एच। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं इसको पिक करूंगा तो स्टूडेंट्स इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड अपीयर हो जाएगा। किसकी वजह से? इसकी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, पुश करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये इसका मास है, ये इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। क्लियर? सो ये जब लेफ्ट करते हुए लाजमी सी बात है, मैं इसको जिस हाइट की तरफ लेकर आऊंगा मैं इसको h कह देता हूं, दैट इज h। मैंने इस मास को लेफ्ट करवाया यहां से यहां तक और जिसके बाद इसका जो वेट है वो अपीयर हुआ डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ। अब क्वेश्चन यहाँ ये प्रोड्यूस होता है कि इसके ऊपर मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा। स्टूडेंट्स, फोर्स हमेशा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
हम उसको लेफ्ट करते हैं ऊपर की जानिब, तो हम उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाते हैं जितना उसका वेट होता है। क्लियर? उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके वेट के बिल्कुल इक्वल उस पर फोर्स लगाई जाती है और उसको लेफ्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वर्क के लिए एक नया फॉर्मूला लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू F प्लस H। अब ये तो आपने मैंने जस्ट S की जगह पे यहाँ पे S को किस रिप्लेस कर दिया? H के साथ। Why? क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट करवाई है, लेफ्ट किया ऑब्जेक्ट को। तो जब आप अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हो तो एक्चुअल में S को आप किससे रिप्लेस कर देते हो? H से। तो यहाँ पे S जो है, जो डिस्प्लेस किया है मैंने, या जो डिस्टेंस कवर करवाया, वो हाइट की फॉर्म में कवर करवाया क्योंकि मैंने लेफ्ट किया ऑब्जेक्ट को। क्लियर? तो फॉर्मूला तो आपके पास ये था, F प्लस S, मैंने जस्ट S को H से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट किया। अब जब इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट किया मैंने, तो क्या हुआ, ये जो मैं फोर्स लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, ठीक है, हुआ क्या स्टूडेंट्स, इसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड अपीयर हुआ। किसके बराबर? इसके फोर्स के बराबर। जितनी फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा था उतना ही वेट इसका डाउनवर्ड अपीयर हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको मैं लेफ्ट करूंगा, बिल्कुल इसके वेट के बराबर लगेगी। यानी मैं लिख सकता हूं F इज W इज इक्वल टू mg। क्लियर? सो इसको आप कह दो इक्वेशन 1। तो मैं अगर इक्वेशन 1 के अंदर इस फोर्स की, जो मैं ऊपर की जानिब लगा रहा था, इसको लेफ्ट करते हुए, और जो इसका वेट है जो कि बिल्कुल इस फोर्स के इक्वल है, मैं इसकी जगह पे अगर पुट कर दूं, then this will become mg plus h. In short I can write mgh. so मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन इस केस में क्या होगा, mgh की केस में होगा। so स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आता है, ठीक है। यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस केस में आपको काम आता है, स्पेशली उन जगहों के लिए कि अगर आपको कह दिया जाए कोई बॉल है, ठीक है, उसको आपने थ्रोन किया वर्टिकली अपवर्ड किसी इस हाइट पे, ठीक है, तो उस केस में आप सिंपली क्या करते हो, ये जो इसकी हाइट है, ठीक है, यहां से यहां तक, इसको आप s के इक्वल पुट करते हो, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, जब इस बॉल को आप लेफ्ट करते हो या थ्रोन करते हो ऊपर की तरफ, तो ऐसे में क्या होता है कि इस पे जो फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स के इक्वल इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड अपीयर होता है, जो कि mg के बराबर होता है, ठीक है। और जिसके बाद जब हम इस फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन बन जाता है mgh। तो जब आप न्यूमेरिकल करते हो, वो तमाम केसेस स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में जिनको आप थ्रोन करते हो वर्टिकली अपवर्ड की तरफ, उन तमाम केसेस के लिए वर्क डन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। और अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जो फोर्स लगाते हैं बॉडी को हाइट के लिए, यानी उसको डिस्प्लेस करवाने के लिए, वो mg के बराबर होता है। और ऐसे केस में जो आपके पास वर्क डन होता है वो mgh के बराबर होता है। और आप ऐसे तमाम केसेस के लिए जिनको आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करते हो या लेफ्ट करते हो, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और इस फार्मूला को प्लेस करेंगे आप इसके साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्क डन की, मिनिमम वर्क डन की एंड नो वर्क डन की, ठीक है। कब मैक्सिमम वर्क डन होता है, कब मिनिमम वर्क डन होता है, और कब वर्क डन नहीं होता, जस्ट डिस्कस इट, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, कि हम अगर लेट्स सपोज मैक्सिमम वर्क डन और मिनिमम वर्क डन और जीरो वर्क डन किस केस में होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स F लगाई। सपोज किया मैंने इसको किसी स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ, ठीक है, किसी भी चीज के साथ इसको बांधा हुआ है, और सिचुएशन बिल्कुल यूं है कि मैंने धागा हाथ में पकड़ा हुआ है
यूं धागा हाथ में पकड़ा और मैं उसको एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेस करवा रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैं इसको डिस्प्लेस करवा रहा हूं, यानी फोर्स लग रहा है, तो ये लाजमी सी बात है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्लेस होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मैं इसको ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब मैं इस मैच को जब मैं धागे की हेल्प से, रस्सी की हेल्प से इसको इस प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करूंगा, तो ये इस प्लेन सरफेस के साथ ये क्या बनाएगा, ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये आपके पास कोई एंगल बनाएगा जिसको एंगल थीटा कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एस को, यहाँ पे ये मैच जो है ये एस सरफेस यानी एस डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको आप एक्स एक्सिस के ऊपर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये डिस्प्लेस करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू F प्लस S cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला कहां से आ गया। देखो ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, ये एंगल है किसके दरमियान, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। ये कैसे बना, जब आपने उस मैश को खींचा किसी भी थ्रेड से, किसी रस्सी से, तो वो मैश एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है और आप उसे खींच रहे हो फोर्स से, इस फोर्स से जो आप रस्सी आपके हाथ में, क्लियर, ऐसे आप उसको खींच रहे हैं, ऐसे आपने उसको खींच रहे हैं और वो मैश एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये एंगल थीटा बन रहा है फोर्स का किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा जिसको हम कहेंगे थीटा। और कॉस क्या है, ये तो है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स के लिए जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है उसके लिए हम एक रेशो डिफाइन करते हैं जो हमारे पास cos थीटा। एनीवे आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी भी फोर्स को, किसी भी रस्सी को पकड़ के जब हम मैश को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर डिस्प्लेस करवाएंगे और वो डिस्प्लेस होगा तो फोर्स में और डिस्टेंस में एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा कहेंगे और उसके इसमें फॉर्मूला आ जाएगा Fs cos थीटा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, कि ये जो वर्क डन है ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब मिनिमम होगा, उसकी बात करते हैं। सो केस 1, वी हैव अ केस 1। केस 1 स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि आपने मैश है आपके पास, ये कोई बॉडी है और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर फोर्स F लगा रहे हैं और आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। आपके जो फोर्स मैस है और फोर्स है और डिस्टेंस है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम पैरेलल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है क्योंकि दोनों बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं। तो पैरेलल डायरेक्शन में जो एंगल बनता है स्टूडेंट, जो थीटा बनता है, ऐसे में थीटा बनता है दैट इज 0 डिग्री। क्लियर, क्या बनता है 0 डिग्री। तो यहाँ तो अगर हम यहाँ पे पुटिंग करें इस फॉर्मूला के अंदर W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, वेयर थीटा, इस केस के अंदर थीटा क्या होगा, चूंकि फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, आप इस मैश को इस तरफ खींच रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो राइट साइड पे और ये मैश जो है वो राइट साइड पे ही डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पैरेलल डायरेक्शन में जो थीटा आपको मिलेगा दैट विल बी 0 डिग्री। सो थीटा इज 0 डिग्री। यू कैन पुट Fs cos 0 डिग्री। स्टूडेंट्स का 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1। सो इन दैट केस हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आएगा Fs। क्लियर, ऐसे केस में वर्क क्या होगा, दैट इज Fs। क्लियर, दिस इज द केस 1। आइए बात करते हैं अब केस 2 की। फ्रेंड्स केस 2 क्या होगा,
कि अब हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज ये कोई मास है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, और ऐसे में हम इसको, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, हम इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी आप यूं कह लो कि जब एंगल थीटा बनेगा फोर्स और डिस्टेंस में एंगल थीटा बनेगा किस डायरेक्शन में, जब आपके पास 90 डिग्री की डायरेक्शन में बनेगा। आप सपोज करो कि मैस है, मैं इसको नीचे की तरफ देखें रहा हूं बिल्कुल 90 डिग्री पे, या यूं समझ लो एक और केस बन सकता है कि मैं इसी मैस को ऊपर की तरफ देखे रहा हूं, ठीक है, बट ये जो एंगल बन रहा है, रिमेंबर ये दोनों केसेस में क्या बनेगा, थीटा इन दैट केस, इन बोथ केसेस 90 डिग्री, दोनों केसेस में 90 डिग्री बनेगा। यानी जब एंगल थीटा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होगा, ठीक है, वो फोर्स और डिस्टेंस का, सॉरी, जब एंगल थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में हम क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, सो F थीटा इज 90 डिग्री, हम इसको पुट कर देते हैं Fs cos 90 डिग्री, थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं, सो cos 90 इज 0, so the whole work done will become 0। अब इसका मतलब आप फिजिक्स के थ्रू समझें, इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बकेट है, एक बाल्टी है पानी से भरी हुई है, ठीक है, एक बकेट है, आप स्टूडेंट्स उससे क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी ऐसे ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, आप ऐसे ही इसको उठा भी रहे और वापस भी रख रहे हैं, इस जगह पे वापस रख रहे हैं, बकेट है, ठीक है, आपने पकड़ी है और इसी डायरेक्शन में वापस उठा रहे हैं, ठीक है, आप उसे रख रहे हैं और वापस उठा रहे हैं और वापस रख रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। अब ऐसे केस में जो आपके पास एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत थक गए, आपने बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर ली है। अब अगर मैं आपके जिस्म की बात करूं तो आपने तो ऑब्वियसली फोर्स लगाया बाल्टी पे, इन्हें एनर्जी यूटिलाइज की, और आपके जो मसल्स में से ब्लड है वो डिस्प्लेस हुआ, यानी एनर्जी ने आपके मसल्स के ब्लड को डिस्प्लेस किया फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो इटसेल्फ आपने वर्क किया। बट अगर बकेट के केस में देखेंगे, बाल्टी के ऊपर आपका बर्डन 0 होगा, क्योंकि थीटा उस केस में क्या बनेगा, दैट इज कंप्लीटली 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो तमाम केसेस, जैसा कि आप स्कूल से जो है वो घर जाते हैं, आप सुबह स्कूल से घर आते हैं और घर से फिर स्कूल जाते हैं, इस केस में अगर आपका वर्क डन चेक कर लिया जाए तो आपकी इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस तो 0 है, क्योंकि आप जिस जगह से आए वापस उस जगह पे चले गए। इन दैट केस भी आप देखो कि आपका जो वर्क डन है वो 0 होगा, क्योंकि इस केस में भी आपने जो डिस्टेंस है वो किसी तरह का कवर नहीं किया, इनिशियल और फाइनल आपके 0 है। इस केस में आप बकेट को जिस जगह से उठा रहे हैं वापस रख रहे हैं, फिर जिस जगह से उठा रहे हैं वापस रख रहे हैं, यानी हमारे पास इस केस में भी डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन हर उस केस में, ठीक है, ये जो है 0 होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है वो 0 बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सॉरी 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनेगा, एंड दैट केस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। और हमारे पास वर्क डन किस केस में मैक्सिमम होगा, जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर लगेगी और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस केस में हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स की जिसमें वर्क डन हमारे पास 0 होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सन है, अर्थ जो है, अर्थ इसके अक्रॉस क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ओके स्टूडेंट्स, एक ओवल शेप होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी अर्थ जो है
वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो उस केस में अर्थ का वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो इस केस में अर्थ जो है ऐसे ऐसे ही चल रही है, ऐसे डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और इसके डिस्टेंस कवर करने से सन जो है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सन इसको इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सन की तरफ होती है। ठीक है, ऐसे सन जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर? और ये जो अर्थ है आपके पास ये डिस्प्लेस करेगी, लाजमी सी बात है इस जगह पे, और इस हिसाब से अगर अर्थ जो है कहीं यहाँ पे पहुंच चुकी है तो वंस अगेन जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी और आपके पास जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वंस अगेन ये आपके पास फोर्स आएगी अगर यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फोर्स लग रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और अर्थ ऐसे डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप हर केस में देखें स्टूडेंट्स, तो सब केसेस में देखा जा सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बनने वाला एंगल जो है दैट इज कंप्लीटली 90 डिग्री ईच एंड एवरी केस। ठीक है, यहाँ भी 90 बन रहा है। ठीक है, इधर भी 90 बन रहा है। इन ईच एंड एवरी केस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर फ्रेंड्स ये 90 डिग्री है तो हम इसको अगेन अपने वैल्यूज में पुट कर सकते हैं। We have W is equal to Fs cos theta, theta in that case is 90 degree. Clear? So हम ये कह सकते हैं Fs cos 90 degree, cos 90 is equal to 0. So if I put Fs cos, I have 0 in place of cos 90, the whole work done is equal to 0 students. एक तो ये होगी इसकी परफेक्ट रीजनिंग इसकी बनती है। दूसरा ये है कि देखो अर्थ जो है चक्कर काटने के बाद जिस जगह से डिस्प्लेस की जाती है, ठीक है, यानी उसका जो इनिशियल डिस्टेंस है, ये चक्कर काटने के बाद वापस इसी जगह पे आती है, वापस इसी जगह पे आती है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू Fs, डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, so I put 0 because initial minus final distance जो है जो displaced है, ये जो s है वो 0 हो जाता है and that case again हमारे पास वर्क डन क्या हो जाता है, this is equal to 0। So students इसको अब हम समराइज करते हैं कि हमारे पास वर्क डन कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स वर्क डन तब मैक्सिमम होता है जब हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसमें बनने वाला जो एंगल है वो 0 होता है। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जब उनमें थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होता है, उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। और अगर केस हमारे पास ये आ जाए कि फोर्स और डिस्टेंस में बनने वाला एंगल जो है, ठीक है, बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो इस केस में जो W है वो 0 होता है। ठीक है, और इस केस में जो W है वो मैक्सिमम होता है, Fs होता है। तो यहाँ मैं मैक्सिमम कह सकता हूँ इसको, मैक्स फॉर मैक्सिमम, मिन फॉर मिनिमम, और वी कैन आल्सो से दैट 0। और सेकंड हमने ये पढ़ा कि अगर किसी बॉडी के अंदर हम मोशन प्रोड्यूस नहीं करते, मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, एंड दैट केस तब भी वर्क डन 0 होता है। और सेकंड थर्ड केस हमने ये पढ़ा कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो किसी चीज के अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ती है। लाइक जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट करते हैं तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे लेफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका वेट डाउनवर्ड अपीयर हो जाता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप जमीन के ऊपर उसको रगड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट फ्लो फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपने काम तो किया, ठीक है, वर्क किया आपने, ठीक है। तो दिस इज द वर्क इन केस ऑफ फिजिक्स।
अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास. सो लेट्स डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क. वर्क हमने बात की कि इट इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्टेंस. स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, 1 न्यूटन. और इसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हो, यानी आप उससे कुछ डिस्टेंस कवर करवाते हैं, तो ऐसे यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम मीटर में उसको मेजर करते हैं. तो दैट इज 1 मीटर. द होल विल कम 1 + 1 न्यूटन मीटर. अब 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल. जूल के बराबर है स्टूडेंट्स. ऐसा यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू जूल. सो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस वन, अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, और 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से इसको मैं 1 मीटर तक डिस्प्लेस करूं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल. दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल. एंड दिस वन इज द SI unit of work. SI unit of work. So if someone asks from you, okay, what is 1 joule? तो आप अच्छे से बता सकते हैं, आप खुद से बता सकते हैं. कैसे? Look at that. If a force of 1 Newton act on the body and it displaces through 1 meter, and it displaces through 1 meter, and the direction of force L is equal to 1 joule. तो आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. आप लिख सकते हो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज नोन एज जूल. इट इज नोन एज जूल. सो ये स्टूडेंट ऐसा यूनिट्स है, और वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन फॉर स्पेसिफिकेशन. इट नीड ओनली मैग्नीट्यूड. इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड. अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस बॉडी, किसी बॉडी है, उसके अंदर 25 जूल वर्क डन किया है, तो इट डजंट नीड एनी मोर एक्सप्लेनेशन. आप मुझसे पूछोगे यार 25 जूल किस डायरेक्शन में किया है? 25 जूल इज अ स्केलर. ये एक मैग्नीट्यूड है जो आप कहोगे कि अच्छा ये बॉडी है, इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन मेरे पास मैग्नीट्यूड है और 25 जूल है, इसको डिस्प्लेस करते हुए इस पे कुछ फोर्स लगाई गई है और इतना वर्क हमने इस पे किया है इस बॉडी पे, जो कि हमारे पास 25 जूल है. सो एट्स अ स्केलर क्वांटिटी. तो हम ये कह सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर स्टूडेंट्स? होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी instead of this all explanation in case of any questions कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे. आपको विद इन अ फ्यू आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा. हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और I have a deep explanation for you like that. Thank you.